नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर केंद्र का बड़ा फैसला। कोविड के फैलाव के चलते 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं की स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की बैठक और कुलपतियों के सेमिनार को किया संबोधित। हरिद्वार कुंभ में बैसाखी पर शाही स्नान के लिए उमड़े अखाड़ों के सन्यासी और आम श्रद्धालु। पतित पावनी गंगा में लाखों ने लगाई डुबकी। और अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की घोषणा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने निर्धन बच्चों को बांटे स्कूल बैग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा स्थगित और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई परीक्षाओं के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए, साथ ही उनकी पढ़ाई का भी नुकसान न हो। कोविड की मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्थगित की गई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में 1 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद फैसला किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10वीं की परीक्षा रद्द करके परिणाम बोर्ड की विकसित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। कई राज्यों ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ये वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक नीति है। नई नीति जाने माने शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। प्रधानमंत्री आज भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की 95वीं राष्ट्रीय बैठक और वाइस चांसलरों के राष्ट्रीय सेमिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र देश में संस्थागत और शैक्षिक मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी, वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं और उनके कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल युवाओं के सक्रिय योगदान से हासिल किया जा सकता है। आज स्किल्ड युवाओं की भूमिका और मांग बढ़ती जा रही है। दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए देश लगातार बड़े कदम भी उठा रहा है। देश के 3 बड़े शहरों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की जा रही है।
बैसाखी और मेष संक्रांति पर कुंभ के मुख्य शाही स्नान के दिन आज शाम तक करीब 20 लाख लोगों ने हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाई। कुंभ का मुख्य शाही स्नान होने के कारण आज सभी 13 अखाड़ों की पेशवाई बड़े धूमधाम से निकली। सभी अखाड़ों ने अपने निर्धारित समय और क्रम के अनुसार हर की पैड़ी के लिए प्रस्थान किया। हर की पैड़ी पर बारी बारी से सभी अखाड़ों ने अपने साधु संतों, महामंडलेश्वर और नागा सन्यासियों के साथ स्नान किया। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके अनुयायी भी पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाई। शाही स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी। पूरे मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टर में बांटा गया था। हालांकि कोरोना के चलते अचानक मेला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सख्ती दिखाई गई, जिस कारण काफी लोग हरिद्वार नहीं पहुंच पाए और स्नान अपेक्षाकृत फीका रहा। सभी बॉर्डर्स पर लोगों की चेकिंग और कोरोना जांच की गई। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन्हें लौटा दिया गया। मेलाधिकारी दीपक रावत का कहना है कि विषम परिस्थितियों में भी कुंभ के शाही स्नान को सकुशलता से संपन्न कराया गया। आज के लिए एक तो जितने भी हमारे स्टाफ थे, जितने भी स्वयंसेवी थे, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आप सब ने बहुत अच्छी ड्यूटीज़ दी हैं। और ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसे काल में, जबकि पहले से एक महामारी है, ऐसी ड्यूटीज़ दी हैं, सब कुछ सकुशल कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। इसमें शुरू से ही पूरा सहयोग, चाहे वो प्लानिंग लेवल पे हो, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हो, मार्गदर्शन के लेवल पे हो, हमें साधु संतों से लगातार मिला। इनफैक्ट जैसा जैसा हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन रिक्वेस्ट को उन्होंने कई बार माना, उनके सुझावों को हमने भी अपने प्लान्स में शामिल किया और कुल मिला के एक बहुत अच्छा तालमेल रहा, जिसकी वजह से ये सकुशल संपन्न हो पाया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के घंटाघर चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद साथ ही अंबेडकर समाज की 5 वरिष्ठ महिलाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर वहां डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही तुनवाला में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि में बनी मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण और सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने और वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। दूसरी ओर राजभवन में अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 100 से अधिक निर्धन बच्चों को स्कूल बैग और डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित पुस्तकें वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने जीवन की तमाम बाधाओं और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए कई उपलब्धियों को हासिल किया, वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा ही वो सबसे बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से सभी प्रकार की सामाजिक चुनौतियों और विषमताओं को समाप्त किया जा सकता है। अल्मोड़ा जिले में स्थित सल्ट विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के मद्देनजर आज पुलिस, पीएसी और आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। मानीला, डोतियाल गांव, झिमार गांव, पैसिया, जालिली खाल, सरायखेत आदि कई क्षेत्रों से होकर फ्लैग मार्च गुजरा। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव और अधिक से अधिक संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान के लिए जागरूक भी किया गया। वहीं अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बताया कि सल्ट में 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 2 मई को होगी। उधम सिंह नगर जिले में प्राथमिक स्तर के 3 से 4% बच्चे कोरोना काल के दौरान शिक्षा से विमुख हो गए। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का कहना है कि 6ठी से 9वीं कक्षा तक और 11वीं कक्षा के छात्र न तो ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ पाए और न ही गृह परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। इनमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर की कोरोना काल के दौरान आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और उन्हें मजबूरी में अपनी शिक्षा बंद करते हुए
नौकरी का सहारा लेना पड़ा। जिले में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लगभग 83,000 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से 80,426 बच्चों को शिक्षा विभाग वर्कशीट के माध्यम से शिक्षा से जोड़ने में सफल रहा। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि काफी प्रयास के बावजूद लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे फिर भी वंचित रह गए। बना करके इसको सारे बच्चों को उपलब्ध कराएं और सप्ताह में इसको हम वापस लें और फिर उनको दूसरी वर्कशीट दें। इस मुहिम में हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो थोड़ा चैलेंज तो जरूर था, क्योंकि सारे बच्चे तक पहुंचना और जो छोटे बच्चे एक बार पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, खेलने कूदने में लग जाते हैं, तो थोड़ी एक समस्या अलग की हुई। लेकिन हमारे अध्यापकों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं आपके संज्ञान में डालूं कि लगभग 83,000 जो बच्चे हमारे शासकीय और कुछ अशासकीय जूनियर स्कूल के थे, मिला करके 83,000 बच्चों में से हम 80,426 बच्चों पर वर्कशीट के माध्यम से पहुंच पाए। मात्र 2,500 बच्चों तक हमारी पहुंच नहीं बन पाई। ये हमारा जनवरी का आंकड़ा है। चमोली जिले के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। यहां बद्रीनाथ वन प्रभाग, केदारनाथ वन प्रभाग, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग और नंदा देवी वन प्रभाग में 100 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आ गया है। इस बीच जंगल की आग बुझाने के प्रयास में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 ग्रामीण घायल हो गए। वनाग्नि से करोड़ की वन संपदा नष्ट हुई है। साथ ही काफी संख्या में जंगली जानवर, पक्षी और उनके अंडे भी आग में जल गए हैं। हाल ही में आग बुझाने के प्रयास में नारायण बगड़ के पंती गांव की एक महिला और बीते रोज गैरसैंण के कडोली निवासी आग बुझाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। आग के कारण चारों ओर धुंध छाई हुई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग की रोकथाम के लिए जगह जगह मॉक ड्रिल की जा रही है। जो फायर सीजन था 15 फरवरी के बाद, उसमें लगभग 34 घटनाएं जो है बद्रीनाथ डिवीजन के क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई हैं, जिसमें लगभग 34.25 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है और ज़्यादातर क्षेत्र ये चीड़ वन का है। और इसकी आकलित क्षति जो वन संपदा के उसमें हमने आकलित की है, लगभग 2,30,424 रुपये के आसपास इसकी क्षति हुई है। वहीं वन विभाग के अनुसार पिछले अक्टूबर से अब तक प्रदेश में 2,777 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। इसी अवधि में प्रदेश में आग लगने की 2,068 घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक राज्य में 71,22,153 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम के कपाट 24 मई को सिंह लग्न में पूर्वाह्न 11 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भगवान मदमहेश्वर की उत्सव डोली 22 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ से ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी। आज बैसाखी के मौके पर पंचगाई आचार्य, देवस्थानम बोर्ड आचार्यों और वेदपाठियों की उपस्थिति में मदमहेश्वर धाम के कपाट खोलने की तिथि का निर्धारण हुआ। वहीं तृतीय केदार के रूप में मान्य तुंगनाथ मंदिर के कपाट 17 मई को दोपहर 12 बजे खुलेंगे। शीतकालीन गद्दी स्थल से 16 मई को भगवान तुंगनाथ की डोली प्रस्थान करेगी। आज विश्व संक्रांति, वैशाख संक्रांति के दिन अपने गद्दी स्थल पर मुहूर्त तय हुआ, जो कि भगवान द्वितीय केदार मदमेश्वर भगवान जी यहाँ से 22 को हिमालय के लिए गमन करके प्रातः काल भगवान 24 मई को वहाँ पर समय अनुसार भगवान का कपाट खोल दिया जाएगा। और इस तरह से आज द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर जी के कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। दूसरी ओर बैसाखी के मौके पर आज सुबह 8:30 बजे केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड स्थित गौरामाई मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही अब चारधाम के कपाट खुलने की भी शुरुआत हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले प्रत्येक वर्ष बैसाखी के दिन गौरामाई मंदिर के कपाट खुलते हैं। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र का ऐतिहासिक स्यालदे बिखौती मेला कुमाऊनी लोक संस्कृति झलक प्रस्तुत करने वाले महत्वपूर्ण मेलों में शुमार है। चैत्र मास की अंतिम विषुवत संक्रांति को विमांडेश्वर धाम में रात्रि में लगने वाला बिखौती मेला बैसाख 1 गते को बट पूजा यानी रास्ते की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसमें न्यौजूला धड़े के मेलार्थी ओड़ा भेंटने की रस्म अदा करते हैं। तीसरे दिन 2 गते को मुख्य स्यालदे मेला लगता है।
5 दिवसीय मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के चलते ये मेला मात्र 3 दिन ही हो रहा है। वहीं प्रसिद्ध जागेश्वर धाम से करीब 2 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर स्थित वृद्ध जागेश्वर में भी बैसाखी के अवसर पर मेला आयोजित किया जा रहा है। सुबह बैसाखी और नव संवत्सर के मौके पर श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म के हिसाब से जो नव वर्ष की शुरुआत होती है आज वैशाख मास से पहले आज चैत्र मास की दूसरा नवरात्रि और पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। तो लोग दूर दूर से गांवों से इलाकों से यहाँ अपने साल की दशा, अंतरदशा, दिन दशा, मास दशा, वर्ष दशा और वामपात दोष होता है जो उसके निवारण के लिए इस धाम में पहुँचते हैं। बैसाखी पर्व पर आज वृद्ध जागेश्वर धाम में पूरे हमारे उत्तराखंड से वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहीं जागेश्वर धाम में आज सुबह से ही ब्रह्मकुंड घाट पर दर्जनों लोगों ने वहां पर यज्ञोपवीत संस्कार किया और सुबह से ही काफी भीड़ वहां पर रही और जागेश्वर में भी आज मंदिरों में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।